नमस्कार, मैं ब्रजेश यादव आपका विकल्प यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2024 जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनावी बिगुल बज चुका है। नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं और सभी प्रत्याशी जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी छात्र सभा की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार आराधना यादव हैं। हम आराधना यादव का हार्दिक स्वागत करते हैं। आराधना, पहले अपना परिचय थोड़ा दीजिए कि आप कहाँ से आती हैं और यहाँ जेएनयू में क्या कर रही हैं। शुक्रिया। जय भीम साथियों, मेरा नाम आराधना यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से आती हूँ और मैं आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े इलाके से आती हूँ जहाँ आज भी महिलाओं का घर से बाहर निकलना और दिल्ली आना, वो भी दिल्ली आकर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना आज भी एक सपने की तरह है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर आ गई हूँ तो उसमें एक बहुत बड़ा संघर्ष हमारे नायकों का रहा है, ओबीसी बहुजन नायकों का रहा है। मैं उन सभी को इस चैनल के माध्यम से सलाम पेश करना चाहती हूँ। और बात रही कि जेएनयू की, तो जेएनयू में मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। हिंदी साहित्य से मैं पीएचडी कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इस बार समाजवादी छात्र सभा की तरफ से प्रेसिडेंट पोस्ट की उम्मीदवार हूँ। आराधना, आपको ऐसा कब लगा कि राजनीति में आना चाहिए, हमें चुनावी राजनीति में जाना चाहिए? मैं जिस धरती से आती हूँ, पूर्वांचल की धरती, वो फूलन देवी की धरती है, जिसे एक समय तक डाकू कहा गया। लेकिन राजनीति में आने के बाद हमारे नेताजी ने जिन्हें जब राजनीति में उतारा, वो सांसद बनी, तो राजनीति में आने के बाद फूलन देवी वीरांगना फूलन देवी हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के अधिकारों के लिए अगर अधिकार चाहिए हमें, तो उसके लिए राजनीति ही एकमात्र इस समय विकल्प है। क्योंकि बिना संसद में जाए हम कानून नहीं बना सकते, कानून हमारे लिए कोई और बनाएगा। हम चाहते हैं, मैं एक महिला होने के नाते चाहती हूँ कि महिलाओं का संसद में भागीदारी बढ़े और वो अपने लिए कानून बना सके, इसलिए मैं राजनीति में आई हूँ। आराधना, आप अकेली चुनाव लड़ रही हैं सेंट्रल पैनल में अध्यक्ष पद के लिए। ऐसा नहीं होता कि जो आपकी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या लगभग समान, जैसे एनएसयूआई, बापसा, सीआरजेडी, इन लोगों के साथ एक थर्ड फ्रंट बना के, जैसे लेफ्ट यूनिटी बनी है, ऐसा कुछ बना के आप चुनाव लड़ती तो बेहतर होता? हमारे संगठन की तरफ से इसके लिए कोशिश की गई थी। हमने स्वयं बहुत कोशिशें की थी कि एनएसयूआई से बात करें, बापसा से बात करें, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। मुझे लगता है अभी जेएनयू की राजनीति को बाहर की राजनीति से बहुत सीखने की जरूरत है। जिस तरह उन्होंने अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा को छोड़कर एक फ्रंट बनाया है, इंडिया गठबंधन बनाया है इन फासिस्ट संगठनों को हराने के लिए, उसी तरह कैंपस में हमने हमारे संगठन की तरफ से एक पहल रखी गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया। फिर भी हम समाजवादी लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं और अगर इस वीडियो को जेएनयू के लोग देख रहे हैं तो मैं उनसे उम्मीद करूंगी कि वो एक महिला कैंडिडेट को, जो 8 नामांकन आए हुए हैं प्रेसिडेंट पोस्ट पे, उनमें मैं इकलौती महिला हूँ। और मैं एक चीज़ मेंशन कर देना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट की बाइनरी है, वो दोनों बात करते हैं। राइट बात करता है नारी वंदन की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन यहाँ उसने सेंट्रल पैनल में कैंडिडेट एक पुरुष दिया है। लेफ्ट बात करता है, वो अपने आप को प्रोग्रेसिव बनता है, प्रोग्रेसिव इस रूप में कि वो अपने आप को बताते हैं कि हम महिलाओं के लिए अधिकार देते हैं। लेकिन जब असल में अधिकार देने की बात आई है तो सिर्फ समाजवादी छात्र सभा ने मुझे एक महिला के रूप में, कैंडिडेट के रूप में उतारा है। मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूंगी, छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है और यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में, एक कैंडिडेट के रूप में उतारा है। आराधना, 2024 जेएनयू का चुनाव एक ऐसे माहौल में हो रहा है कि पिछली यूनियन को जेएनयू प्रशासन ने मान्यता ही नहीं दी और उसके बाद कोविड पैंडेमिक के बाद पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा था वो बदल सा गया। उसके बाद एनईपी बना और लागू हो रहा है और लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन बजट को कट किया है।
तो इन सब चुनौतियों को आप छात्र संघ के इस इलेक्शन में कैसे देखती हैं? देखिए, हमारा जो चुनाव हो रहा है वो आज के उस फांसीवादी दौर में हो रहा है, जहाँ पर एक तरफ इंडिया गठबंधन उस फासिस्ट संगठन से लड़ रहा है। और अगर जहाँ तक बात रही कि हम इस चुनाव को कैसे देखते हैं, इस चुनाव से मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जेएनयू इस देश को एक संदेश दे, उस फासिस्ट संगठन को हरा के, एबीवीपी को हरा के और प्रोग्रेसिव लोगों को जिताकर एक संदेश दिया जाएगा पूरे देश को कि अगर जेएनयू में वो लोग हार सकते हैं तो पूरा देश उनको जल्द ही सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकेगा। जहाँ तक बात रही फंड कट की, तो जेएनयू का स्टूडेंट्स, जेएनयू की एक लेगेसी रही है कि वो हमेशा से सत्ता से सवाल करता आया है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही। कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ के लोगों ने कांग्रेस से भी सवाल किया, भाजपा की सरकार है तो भाजपा के लोगों से भी सवाल कर रहे हैं। तो जब भाजपा के लोग सत्ता में आए हैं तो उन्होंने हमारा फंड ही कट कर दिया है, क्योंकि हम उनसे सवाल करते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि जिसे वो चुनकर संसद में भेज रहा है, प्रधानमंत्री बना रहा है, मुख्यमंत्री बना रहा है, उसे उससे सवाल करने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह ऐसी सरकार है जो अपने खिलाफ एक सवाल नहीं सुन सकती है। तो हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और जेएनयू का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होने जा रहा है कि किस तरह से हम इन्हें इस सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अगर आप जीतती हैं तो इस संसाधन विहीन विश्वविद्यालय में छात्रों की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगी? देखिए, अगर मैं जीतती हूँ, मैं कोशिश करूँगी, अगर लेकिन हमारे संगठन की तरफ से मैं जीतती हूँ तो हमारा संगठन जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रहा है इनको बाहर निकालने के लिए, और पूरे उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, 80 सीटें हैं। वहां से जब हम इनको बाहर निकालेंगे तो देश से भी ये बाहर निकलेंगे। फंड कट करने की बात है या फिर ये जो हमारा विश्वविद्यालय है इसको पंगु बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, हमारे संसाधन हमसे छीन लिए जा रहे हैं। तो हमारी समाजवादी छात्र सभा इसके लिए संघर्ष करती रहेगी, हमेशा संघर्ष करती आई है और इस बार भी हमेशा की तरह संघर्ष करती रहेगी कि इस संसाधन विहीन विश्वविद्यालय में हम छात्रों की जरूरतों को पूरा कर सके। हम बराबर प्रशासन से सवाल करते आए हैं, चाहे वो हॉस्टल का मसला हो, एमसीएम का मसला हो या फिर पीएच स्टूडेंट्स का मसला हो, हर मसले पर हमने हमेशा प्रशासन से सवाल किया है और हम आगे भी करते रहेंगे और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। क्योंकि अगर हम जेएनयू में हैं तो जेएनयू के छात्रों का मुद्दा हमारा प्रमुख मुद्दा है और हम उस मुद्दे को हमेशा उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आराधना, आपकी पार्टी पे पुरुषवादी और एक खास जाति से जोड़ के देखा जाता है जी, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, हमारी पार्टी बहुजन की बात करती है और जब जब इस देश में बहुजन की बात हुई है एक खास तरह के लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। और हमारे नेताजी ने हमेशा महिलाओं को आगे रखा। राम मनोहर लोहिया ने जो सप्त क्रांति की बात की है उसमें पहली ही क्रांति में उन्होंने कहा है कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और जो पार्टी की बात है कि उस पर अगर महिला विरोधी होने का या फिर पुरुषवादी होने का आरोप लगाया जाता है, तो मैं आपके सामने एक नया ही आंकड़ा रखती हूँ। उत्तर प्रदेश में भी जिला पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों को उतारा और जीतने वालों की संख्या में सबसे अधिक महिला उम्मीदवार हैं। जो अभी जेएनयू का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी समाजवादी पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को, जबकि जो अन्य प्रोग्रेसिव पार्टियां जो क्लेम करती हैं कि वो प्रोग्रेसिव हैं उन सभी ने पुरुष कैंडिडेट को उतारा है। 7 पुरुष हैं, उनमें मैं अकेली महिला लड़ रही हूँ। तो ये मुझे लगता है उदाहरण है इतने जिससे हमारी पार्टी पर पुरुषवादी होने का जो आरोप है वो है नहीं, वो सिर्फ आरोप है, प्रोपेगेंडा है और वो प्रोपेगेंडा इस वजह से खारिज होता है। रही बात एक जाति की, जाति के मुद्दे को भी मैं जेएनयू के माध्यम से खारिज करना चाहूंगी। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज जो हमारे जेएनयू का सबसे बड़ा स्कूल है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या है, वहां से काउंसलर की पोस्ट पर धीरेश तिवारी को उतारा गया है। और हम आगे भी जब हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है इतने समय बाद, तो हमने सिर्फ 2 कैंडिडेट उतारा है। महिला कैंडिडेट है एक, मैं हूँ स्वयं, और धीरेश तिवारी हैं पुरुष कैंडिडेट के रूप में। तो जातिवादी होने का भी आरोप यहाँ से खारिज हो जाता है और पुरुषवादी होने का भी। आराधना, इस चुनाव में आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं, एजेंडा क्या है आपका? मैं जबकि 8 लोगों के बीच में अकेली महिला लड़ रही हूँ, तो मेरा पहला मुद्दा है महिला सुरक्षा का। अभी इस कैंपस में एक हिंसा हुई है जिससे पूरा देश वाकिफ है, इस कैंपस के लोग हैं, महिलाएं डरी हुई हैं
क्योंकि जब भी हिंसा होती है तो वो हिंसा किसी खास वर्ग द्वारा, किसी खास समुदाय द्वारा नहीं की जाती है, वो हिंसा पुरुषों द्वारा की जाती है। और जब वो हिंसा की जाती है तो उसका विक्टिम कौन बन रहा है? महिलाएं बन रही है। क्योंकि जेएनयू इस देश का सर्वोच्च विश्वविद्यालय है और यहाँ एक एक खबर पूरे देश में पहुंचती है। जब यहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो हमारे माता पिता को भी पता चलता है। वो लोग मना करते हैं लड़कियों को दिल्ली आने से। एक तो हमारे समाज के लिए जो बहुजन लड़कियां हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है दिल्ली आना। वो बहुत संघर्षों के बाद आती है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं यहाँ पर की जाती हैं, यहाँ पर ये घटनाएं जब होती हैं तो लड़कियों का स्पेस कम होता जा रहा है। और अभी आपके सामने बीएचयू की जो घटना हुई है, मैं वो आपको दोहराना चाहूंगी कि कैंपस में एक लड़की का गैंगरेप कर दिया जाता है। मतलब आप सोचिए कि पुरुषों के दिमाग में ये चीजें बैठी हुई हैं कि हम महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि हमारा जेएनयू इस तरह की घटनाओं से अभी अछूता है और हम नहीं चाहते कि इस तरह से की घटनाएं हो। तो महिला सुरक्षा का मुद्दा मेरे लिए सबसे मेन मुद्दा है। दूसरी बात है कि जेएनयू में एक आंकड़ा है कि 40% महिलाओं की आबादी जेएनयू में घट गई है। हमारी वीसी क्लेम करती है कि वो महिला हैं, लेकिन महिलाओं के लिए वो कुछ नहीं करती हैं। 40% आबादी इस कैंपस में घट गई और उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया है। तो हमारे संगठन की तरफ से एक प्रस्ताव है। हमारा मेन मुद्दा है कि जो पीएचडी में डिप्रीवेशन पॉइंट लागू किया जाए, जो 5 नंबर महिलाओं को एक्स्ट्रा मिलता है, जो पिछड़े समाज से महिलाएं आती हैं, हर समाज की महिलाएं, क्योंकि महिलाएं चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, वो शोषित हैं। तो उनके लिए जो डिप्रीवेशन पॉइंट का मसला है, मेरा मुद्दा मेन है कि उनके लिए डिप्रीवेशन पॉइंट लागू किया जाए। इस कैंपस को हमेशा से जाना जाता है कि हर धर्म, हर वर्ग से ऊंचा उठकर हर व्यक्ति की इसमें भागीदारी होती है। माइनॉरिटीज की संख्या घट रही है इस कैंपस में। ये बहुत दयनीय मुद्दा है, बहुत विचारणीय मुद्दा है, बहुत सोचनीय मुद्दा है। माइनॉरिटीज के लिए डिप्रीवेशन पॉइंट की बात हम करेंगे। पीएच का मुद्दा है, जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका मुद्दा है। यहाँ पर कई सारे रास्ते ऐसे हैं जहाँ व्हीकल्स बैन है कि वहां से पीएच स्टूडेंट्स गुजरते हैं, तो वहां उस रास्तों पर अन्य लोग ना जाएं। आप जाएं, पैदल जाएं, बट आप व्हीकल्स से ना जाएं, वाहनों का उपयोग ना करें। लेकिन इस रूल का वायलेशन हर रोज किया जाता है और हमारा ये मुद्दा है कि पीएच स्टूडेंट्स के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं उन पर पीएच स्टूडेंट्स अपनी आजादी के साथ घूम सकें, क्योंकि इस कैंपस में सभी को अधिकार मिला है। तो पीएच स्टूडेंट्स को भी अधिकार मिला है वो अपने रास्ते पर चल सके। वहां पर कोई गाड़ी आएगी तो उनका एक्सीडेंट होगा, क्योंकि वो बेचारे देख नहीं पाते हैं। तो ये हमारा मुद्दा है पीएच स्टूडेंट्स के लिए। जेंडर सेंसिटाइजेशन का मुद्दा है, जो जीएस कैश बंद हो गया था और आईसीसी लग गया है। आईसीसी जब से है तब से अगर कोई महिला आईसीसी में अपनी कंप्लेन लेकर जाती है, अपने मुद्दे लेकर जाती है, तो उसको कहा जाता है कि योगा करो तुम ठीक हो जाओगी। मतलब अगर वो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कंप्लेन करने जा रही है तो आईसीसी में बैठे हुए अध्यक्ष लोग कहते हैं कि योगा करो। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं जीएस कैश से ना होने से। हम जीएस कैश को रिस्टोर करवाएंगे और हम चाहते हैं कि टेरर फ्री हमारा कैंपस हो। हमारे कैंपस में टेरर का कोई स्थान ना हो और जो अभी घटनाएं बढ़ रही हैं इस तरह की, ये घटनाएं ना हो, इसके लिए हम चाहेंगे कि टेरर फ्री कैंपस हो। और एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो फेयर तो होता है, बट हम चाहते हैं कि उसमें एक तरह से ये आंकड़ा तो मिले हमें कि बहुजन स्टूडेंट्स कितने हैं। बहुजन स्टूडेंट्स का आंकड़ा एक होना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश में जाति जनगणना की बात की जा रही है, उस तरह हम चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ग के स्टूडेंट्स का कितना इसमें भागीदारी हो रही है शिक्षा में, कितने स्टूडेंट्स शिक्षा पा रहे हैं, उनका एक डेटा हो। जब हम अपने देश में, आपके पास आंकड़े नहीं मिल जाएंगे, कितनी गाय है, कितनी भैंसें हैं, कितनी भेड़ है, कितनी बकरियां हैं, तो आपके पास व्यक्तियों का मुद्दा क्यों नहीं है, वर्ग का मुद्दा क्यों नहीं है, जाति का मुद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि जाति का मुद्दा इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और जाति के आधार पर सबके साथ हर जगह डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अगर मैं कैंपस की बात करूं तो जाति के आधार पर इंटरव्यू में आपको नंबर घटाए बढ़ाए जाते हैं। अगर आप किसी एक खास समाज से आते हैं तो आपको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, आप किसी एक खास समाज से नहीं आते हैं तो आपको इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो एडमिशन प्रोसेस हो वो फेयर हो। तो ये सब हमारे कुछ मुद्दे हैं जिन पर समाजवादी छात्र सभा इस कैंपस में चुनाव लड़ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि छात्र सभा छात्र संघ में आएगी। आराधना, बतौर लड़की इस कैंपस में चुनाव लड़ते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? स्टूडेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है और लोग इस बात से हैरान हैं
मैं सच बताऊं, हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर जाके स्टूडेंट से मिल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इस बात से बहुत हैरान है कि जो लोग बाहर नारी वंदन की बात करते हैं, जो लोग कैंपस में अपने आप को प्रोग्रेसिव होने का दावा पेश करते हैं, बोलते हैं कि सबकी भागीदारी की बात करते हैं, असल में जब मौका देने का मुद्दा आता है तो वो हमें मौका नहीं देते हैं। और सिर्फ एक मैं, वो लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं स्टूडेंट्स की, सिर्फ एक लड़की पूरे सेंट्रल पैनल में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लड़ रही है। तो एक लड़की होने के नाते मुझे इस बात की बहुत चिंता है, क्योंकि जेएनयू इसलिए नहीं जाना जाता है कि यहाँ पर पुरुषों का एक वर्चस्व बना रहे। जेएनयू तो सबकी भागीदारी के लिए जाना जाता रहा है। ये बहुत सोचनीय विषय है कि एकमात्र मैं लड़की हूँ। ठीक है, बाकी तो अच्छा है। चुनाव परिणाम मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे आए। हम सब इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं और आप सभी से सहयोग की उम्मीद रहेगी। ठीक है आराधना, हम आपके लिए शुभकामना करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।